Welcome to Molecule. एंटी मार्कोनिकॉव्स रिएक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी मार्कोनिकॉव रिएक्शन की, जिसमें हमने उसकी मैकेनिज्म भी देखी थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं एंटी मार्कोनिकॉव रिएक्शन की। ये एंटी मार्कोनिकॉव रिएक्शन को हम लोग परऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट भी कहते हैं। इसके दूसरे दो नाम जो हैं वो कौन से नाम हैं? इसको हम लोग परऑक्साइड या खराश इफेक्ट भी कहते हैं। खराश इफेक्ट, इसके दो नाम और हैं, एक है परऑक्साइड इफेक्ट और दूसरा है खराश इफेक्ट। तो अगर आप कभी कंफ्यूज हों कि ये परऑक्साइड इफेक्ट क्या है या खराश इफेक्ट क्या है, तो वो एंटी मार्कोनिकॉव रिएक्शन ही होती है। मार्कोनिकॉव रिएक्शन को जब हम इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड कराते हैं तभी उसको हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉव रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन जो है ये तो आपकी मार्कोनिकॉव ही है, बट इसमें हम क्या, जब परऑक्साइड लेते हैं तो ये एंटी मार्क में बदल जाती है। इसमें बस जो डिफरेंस आता है वो है कि इसमें हम प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमने दोबारा HBr लिया, तो जब HBr लिया हमने, ठीक है, तो इसको रिएक्ट कराया, तो रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड कराएंगे। इसके ऊपर हम क्या रखेंगे? परऑक्साइड, और तब रिएक्शन कराएंगे। अब जब परऑक्साइड हमने रखा तो क्या बनेगा? अब CH3 CH2 CH2 Br, तो ये बन गया। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे सिर्फ हमने परऑक्साइड यूज़ की है, वरना ये पूरी रिएक्शन वैसे ही हमने कराई है जैसे मार्कोनिकॉव रिएक्शन थी। तो जो मार्कोनिकॉव रिएक्शन में हम प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड यूज़ करते हैं तब वो एंटी मार्क रिएक्शन कहलाती है। तो ये थी हमारी एंटी मार्कोनिकॉव रिएक्शन। इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं। जो एंटी मार्कोनिकॉव रूल है वो क्या कहता है? जो स्टेटमेंट है एंटी मार्क की, ड्यूरिंग एडिशन ऑफ HBr to the unsymmetrical alkene, the negative part जो हमारा Br है, द नेगेटिव पार्ट, ब्रैकेट में हम कर दे रहे हैं Br, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग मॉलिक्यूल goes to that carbon which contains more number of hydrogen तो आपने देखा डिफरेंस जो आ रहा था, हाइड्रोजन। तो देखिए डिफरेंस जो आ रहा है मार्कोनिकॉव की स्टेटमेंट से, बस यही आ रहा है कि उसमें जो जाता था हमारा नेगेटिव पार्ट वो उस पर जाता था जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स थे, बट यहाँ पे उसके पास जा रहा है जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है। तो जो रिएक्शन बनेगी हमारी वो क्या बनेगी? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हमारा HBr। जब HBr लिया हमने
तो क्या बना हमारा CH3 CH2 CH2Br, और ये किसकी प्रेजेंस में कराया था? इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड कराया था। जब परऑक्साइड हमने यूज की तो हमने देखा कि ये जो हमारा नेगेटिव पार्ट है वो टर्मिनल पे चला गया इंस्टेड ऑफ हमारा मिड पे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है ड्यूरिंग एडिशन ऑफ HBr टू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब इसकी मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो पर ऑक्साइड यूज हुई थी वो बेंजोइल पर ऑक्साइड है। ठीक है, जो यहाँ पे पर ऑक्साइड यूज हो रही है वो कौन सी पर ऑक्साइड है? जो पर ऑक्साइड यूज हो रही है हमारी पर ऑक्साइड, वो कौन सी पर ऑक्साइड है? बेंजोइल पर ऑक्साइड। तो यहाँ पे बेंजोइल पर ऑक्साइड यूज कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या है बेंजोइल पर ऑक्साइड का? इसका फॉर्मूला है C6H5 C6H5। इसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो अब मैकेनिज्म देख लेते हैं जो सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म देख लेते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है इसमें? इसकी शुरुआत जो होती है वो हमारी बेंजोइल पर ऑक्साइड से होती है। तो जब C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें होमोलिटिक फ्यूजन होगा। होमोलिटिक फ्यूजन हुआ तो ये दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इधर टूटा, एक एक इलेक्ट्रॉन वापस चला गया। जब वापस गया तो क्या हुआ? हमारे 2 मोल्स ऑफ C6H5 C डबल बॉन्ड O और O बन गया, ये फ्री रेडिकल। अब क्या होगा? अब देख रहे हैं आप यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे टूटेगा बॉन्ड बनाने के लिए, और ये दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले बॉन्ड के, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो वापस इधर चला जाएगा। तो अब क्या होगा? अब जो बनेगा हमारा वो बनेगा 2 मोल्स ऑफ C6H5 फ्री रेडिकल, साथ में CO2 निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर से मिला, दूसरा इलेक्ट्रॉन याले जो 2 बॉन्ड है उनमें से एक मिल गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना तो डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो ये बन गया। ठीक है, अब ये जो बना इसका 1 मोल लेंगे, हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होगा? ये जो इसका 1 मोल है, ठीक है, तो 1 मोल लेंगे इसका C6H5 फ्री रेडिकल। ये क्या करेगा? अब इसको H की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा? हमारा HBr जो मॉलिक्यूल है, HBr मॉलिक्यूल है उसको तोड़ेगा, तो यहाँ पे होमोलिटिक फ्यूजन होगा। जब होमोलिटिक फ्यूजन होगा तो फ्री रेडिकल H का फॉर्म होगा, तो ये उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। जब ये उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा तो C6H6 निकल जाएगा हमारा, जिसको बेंजीन कहेंगे हम, और साथ में क्या निकल जाएगा? हमारा Br का फ्री रेडिकल। अब ये जो Br का फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है ये क्या करेगा? ये जाएगा हमारा जो मेन चेन है कार्बन की, कौन सी? एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन यानी कि प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे ये क्या करेगा? Br आ गया फ्री रेडिकल। अब ये जो डबल बॉन्ड में जो दूसरा बॉन्ड है वो होमोलिटिक फ्यूजन होगा इसका, एक इधर टूटेगा तो एक इधर टूटेगा। जब ये इधर इधर टूट गया तो अब क्या बनेगा? CH3 CH फ्री रेडिकल CH2
Br, एक तो ये बनेगा, दूसरा बनेगा हमारा CH3 CH, यहाँ पे Br लग जाएगा, और CH2 फ्री रेडिकल। अब आप देखिए इसके अंदर हमने देखा कि जब Br पहले अटैच हुआ तो फ्री रेडिकल्स फॉर्म हुए। अब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चल रहा है, तो Br अब इसमें क्या हुआ, टर्मिनल पे लगा, तो हमारा देखा कि यहाँ पे फ्री रेडिकल जो फॉर्म हुआ, ये कौन सा फॉर्म हुआ, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। इस केस में क्या हुआ, इस केस में 1 डिग्री फ्री रेडिकल बना। अब अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, यानी कि 2 डिग्री जो होते हैं वो 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो जो अब हमारा मेजर होगा वो कौन सा मेजर होगा, ऊपर वाला मेजर होगा। तो ये वाला हमारा मोर स्टेबल है, ठीक है, ये मोर स्टेबल है, और ये हमारा लेस स्टेबल है, स्टेबल, ठीक है। तो जो लेस स्टेबल है उससे रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगी, जो मोर स्टेबल है उसी से होगी। तो हमारा मेजर कौन सा वाला है, ऊपर वाला मेजर है। तो ये मेजर हो गया। अब जो मेजर है उसी से रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो अब 4th स्टेप आ जाएगा हमारा। अब हमारा 4th स्टेप आ जाएगा। जब 4th स्टेप आएगा तो उसके अंदर क्या होगा, अब जो हमारा ये बना मेजर वाला, तो इस पर दूसरा मॉलिक्यूल लेगा वो CH3 CH फ्री रेडिकल, CH2 Br, साथ में दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा HBr का। अब इस पर फिर होमोलिटिक फिजन होगा। जब होमोलिटिक फिजन हुआ तो फिर फ्री रेडिकल्स फॉर्म हुए। अब इसको चाहिए क्या, H चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो ये क्या करेगा, CH3 CH2 CH2 Br बना लेगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, हमारा Br का फ्री रेडिकल। अब ये जाएगा दोबारा दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ेगा और दूसरे मॉलिक्यूल से फिर रिएक्शन कराएगा। तो ऐसे करते करते बार बार करते करते ये रिएक्शन प्रोसीड होती जाएगी और पूरा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये थी हमारी इसकी मैकेनिज्म, जो बड़ी आसान थी, ज़्यादा टिपिकल नहीं थी। लग रही है काफ़ी टिपिकल, बट है नहीं, ये टिपिकल समझने की बात है बस। कि अब हमने देखा कि इसमें जो था हमारा नेगेटिव पार्ट पहले आगे जोड़ा, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स फॉर्म हुए, और फ्री रेडिकल्स में 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल था एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। इसीलिए हमारा जो H था वो इधर आगे लगा, तो Br हमारा टर्मिनल पे लग गया। मार्कोनिकॉफ में क्या हम देख रहे थे, मार्कोनिकॉफ में पहले H आके लग रहा था मॉलिक्यूल हमारे प्रोपीन पे, तो जिससे कार्बोकटाइन फॉर्म हो रहा था, और उसमें 2 डिग्री कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल बन रहा था। तो हमारे एंटी मार्क के हिसाब से जो हमारा Br लगेगा वो किधर लगेगा, टर्मिनल पे। अगर वो मिड पे लग जाता तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल फॉर्म होता। बस यही डिफरेंस थोड़ा बहुत आ जाता है एंटी मार्क और मार्क के अंदर। तो ये आप देख लिए मैकेनिज्म। अब एक एक्सेप्शन बता देते हैं जो HBr के साथ है मार्कोनिकॉफ रिएक्शन, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन में। तो इसको आप उतार लिए, पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक्सेप्शन देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन जो है हमारा, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन हमारा peroxide effect is applicable only to HBr। यानी कि जो हमारे एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होती है वो सिर्फ HBr के ही थ्रू हो सकती है, किसी और के साथ नहीं हो सकती। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ
क्योंकि ये जो डिपेंड करता है वो स्टेप 3 और स्टेप 4 पे, क्योंकि ये जो पूरी रिएक्शन थी हमारी ये फ्री रेडिकल थी, और फ्री रेडिकल में कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं कि ये जैसे ये एंडोथर्मिक पे एप्लीकेबल नहीं होती जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। तो अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे स्टेप 3 कौन सा वाला है, और इसका हम डेल्टा एच देखेंगे। और ये है हमारा स्टेप 4 जिसका हम डेल्टा एच देखेंगे। स्टेप 3 में क्या था, हमारा फ्री रेडिकल बी आर जो था वो आके अटैच हुआ था, जिससे फ्री रेडिकल्स फॉर्म हुए थे, वो था स्टेप। फिर वो जो फ्री रेडिकल में ज़्यादा स्टेबल था वो दोबारा दूसरे मॉलिक्यूल से एच निकाल के प्रोडक्ट बना रहा था, वो था हमारा 4th स्टेप। ठीक है, तो ये है हमारा स्टेप 3, ये है हमारा स्टेप 4। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या एक्सेप्शन है। अब डिफरेंट जो हेलोजेंस हैं हमारे, समय पहले आता है हमारा फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन। ठीक है, अब अगर हमने देखा इसमें कि यहाँ पे जो फ्लोरीन का केस था, फ्लोरीन के केस में जो स्टेप 3 था वो नेगेटिव आ रहा था, डेल्टा एच उसका कैसा आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, यानी कि वो एक्सोथर्मिक थी रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक था स्टेप। दोबारा जो स्टेप 4 था उसमें पॉजिटिव आ रहा था, तो वो एंडोथर्मिक हो रही थी। फिर क्लोरीन के मामले में क्या हुआ, क्लोरीन में ये वाला जो स्टेप था 3rd वो तो एक्सोथर्मिक था, बट जो हमारा ये वाला स्टेप 4 था वो कैसा आ रहा था, वो एंडोथर्मिक आ रहा था। तीसरा जो हमारा है ब्रोमीन, अब ये जो है इसमें ये वाला भी स्टेप एक्सोथर्मिक आ रहा था जो 3rd स्टेप था, और जो हमारा 4th स्टेप था वो भी एक्सोथर्मिक आ रहा था। मतलब यही एक ऐसा था हेलोजेंस में जिसमें दोनों स्टेप में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखा रहा था। आयोडीन क्या क्या केस था, इसमें 3rd स्टेप तो एंडोथर्मिक आ रहा था, बट जो 4th स्टेप था वो एक्सोथर्मिक आ रहा था। और आपको बता दें कि जो एक्सोथर्मिक होती हैं रिएक्शंस ही उसी पे ही एप्लीकेबल होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जो एंडोथर्मिक होती हैं उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, देख रहे हैं फ्लोरीन, अब देखिए यहाँ पे स्टेप 3 के लिए तो एप्लीकेबल है बट स्टेप 4 के लिए नहीं है। क्लोरीन स्टेप 3 के लिए तो है, स्टेप 4 के लिए नहीं है, यहाँ पे एंडोथर्मिक हो गई। और बी आर में देखा हमने तो बी आर देखिए एक्सोथर्मिक तो है और यहाँ पे भी एक्सोथर्मिक है, इसीलिए बी आर से ही हमारी एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होती है। आयोडीन के केस में क्या देखा हमने, यहाँ देखिए शुरू ही में एंडोथर्मिक हो गई, तो इसका मतलब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि मेन जो होता है हमारा चेन पे जब लगता है वो 3rd और 4th में ही चेन पे रिएक्शन होती है मेरी। तो ये यहाँ पे ये एक्सेप्शन आ जाता है जिसकी वजह से बाकी हेलोजेंस जो होते हैं हेलोजन एसिड वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं हमारे एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन के लिए। तो ये बात कर ली हम लोग ने आज सही से पूरी एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन की। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।